गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत नील पत्र पढ़ाऊंगा। नील पत्र को आधार पत्रक भी कहते हैं, अंग्रेजी में से ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। बात आती है कि आधार पत्रक या ब्लूप्रिंट से क्या तात्पर्य है, मूल्यांकन में इसका योगदान क्या है, मैं आपको समझाता हूं। आधार पत्रक से मतलब है हमारे लिए कोई एक फाउंडेशन जिस पर हम चल सकें, अर्थात जिस पर हम मूल्यांकन कर सकें। तो इसके लिए हमारे शिक्षाविदों ने तीन चीजें प्रमुख रूप से ली। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 प्रश्न, नंबर 3 विषय वस्तु। उद्देश्य, जो शिक्षण के दौरान हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया वो 6 हैं, यानी शिक्षण उद्देश्यों जो हमारे कुल 3 उद्देश्य हैं, ज्ञान, भाव और क्रिया। उद्देश्यों के सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों के वर्गीकरण के दौरान मैंने आपको बताया था, इन उद्देश्यों का जब हम जनरलाइजेशन करते हैं तो इनके 6 पार्ट हो जाते हैं। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 भाव, नंबर 3 ज्ञानोपयोग या प्रयोग भी कहते हैं, नंबर 4 कौशल, नंबर 5 रुचि, नंबर 6 आवृत्ति। ठीक। उद्देश्य जब हम निर्धारित करते हैं शिक्षण के, यानी कक्षा में पढ़ाने जाते हैं उनके, ये शैक्षिक उद्देश्य है। शैक्षिक उद्देश्यों का तात्पर्य है पूरे सिलेबस के हमने क्या अपेक्षा की है, हम बालकों को ये सिलेबस पढ़ाएंगे, उससे हमारे बालकों में क्या क्या तब्दीलियां होंगी, और सामान्य भाषा में इनको कहेंगे लक्ष्य। और उद्देश्य, जो कक्षा में हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके माध्यम से बालकों में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं, हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना शिक्षण करा रहे हैं, उनका उल्लेख हम यहाँ करते हैं। उनके उल्लेख के आधार पर ही हमें नीलपत्र तैयार करना होता है, ताकि हम ये पता कर सकें कि हमारे किन किन उद्देश्यों की कितनी कितनी प्राप्ति हुई। अब इसमें 2 उद्देश्य ऐसे हैं जो अमापनीय हैं, जिनको हम माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रुचि और आवृत्ति ऐसी हैं, थोड़ी देर बाद ही परिवर्तित हो जाता था, अर्थात मूल्यांकन में इनका ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील हैं, ये हमारी आवश्यकता पर आधारित हैं, और जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है दोनों चीज परिवर्तित हो जाती हैं। मान लीजिए आपका दृष्टिकोण मेरे प्रति नेगेटिव है और आपको 20 में से 20 नंबर मैंने दे दिए, तो तुरंत आपका एटीट्यूड मेरे प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। अरे नहीं सर, डांटते हैं लेकिन नंबर खूब देते हैं। सही कह रहा हूं ना? उसी प्रकार से रुचि है, रुचि भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। जैसे ये 2 प्रकार की होती है, एक अर्जित एक जन्मजात। अर्जित जो रुचि होती है वो हम वातावरण से अर्जित करते हैं। जैसे आप छोटे थे, 8-9 महीने के थे, तब आपकी माताजी, भाई, बहन जो भी है आपसे बड़े, वो आपको सुलाने के लिए ऐसे करते थे ना, ऐसे कान पे। फिर उसके बाद आप थोड़े से और बड़े हो गए, तब आप कहानी सुनने के शौकीन हो गए। उससे थोड़े से बड़े और हो गए, आप कार्टून देखने के शौकीन हो गए टीवी में।
या मोबाइल में गेम खेलने लगे, कैरम बोर्ड खेलने लगे, और बड़े हुए क्रिकेट देखने लगे और खेलने लगे। उसके बाद और बड़े हुए कॉलेज लेवल पर गए, वहाँ इन सारी चीज़ों से हटके आप अपने कैरियर पर ध्यान देने लगे, तो आपकी रुचि कहाँ से कहाँ तक चेंज हो गई। ये है अर्जित रुचि। जन्मजात रुचि से तात्पर्य है जो हमें जन्म से मिली हो, जैसे माँ के प्रति हमारा प्रेम, पिता के प्रति हमारा प्रेम, हमारे आपसी संबंध, ये जो रुचि है ये हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग बदलती है, लेकिन वो सिर्फ अर्जित जो रुचि है वो ही परिवर्तित होती है। इसलिए इनको हम मापन में काम नहीं लेते, केवल 4 उद्देश्यों को ही हम मापन में काम लेते हैं, और इन उद्देश्यों पर निर्धारित प्रश्न होते हैं, और हम पहले ही इसका निर्धारण कर लेते हैं कि ज्ञानात्मक तो कितने अंक देने हैं। जैसे मान लीजिए 50 का है तो 15, 20, 10, 5, मतलब किस तरह से हमने इसको वेटेज देना है, वो वेटेज हम अंकों का यहाँ करते हैं। तो इस प्रकार से अंकों के उद्देश्यों के आधार पर हम अंक भार देते हैं। दूसरी बात, विषय वस्तु पर आधारित। विषय वस्तु से तात्पर्य है कि एक यूनिट में अथवा पूरे सिलेबस में आपके कितने चैप्टर्स हैं या कितने यूनिट्स हैं। जैसे आपके मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमने 10 चैप्टर यहाँ ले लिए। अब इन 10 चैप्टर्स में आपको अंक देने हैं, इसको कितने देने हैं, इसको कितने देने हैं, इसको कितने, इसे कहेंगे विषय वस्तु पर आधारित अंकभार। फिर प्रश्नों के आधार पर, मतलब प्रश्न जो हैं वो 4 प्रकार के हम इसमें रखते हैं मूल्यांकन में, जिसमें पहला है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है अति लघुत्तरात्मक, तीसरा है लघुत्तरात्मक, और चौथा है निबंधात्मक। इनमें अंकभार अलग अलग होता है। जैसे निबंधात्मक में मान लीजिए कन्फर्म नहीं है, इसका कोई निर्धारित नियम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो आधार पत्र बना रहे हो, ब्लूप्रिंट बना रहे हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उसमें आप किस प्रकार से अंक देते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि वो आप दें, आप अलग भी दे सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मान लीजिए 1 नंबर का, अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का, निबंधात्मक 4 नंबर का, इस तरह से हमने इनको अंकभार दे दिया। फिर बात आई कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने देने हैं। जैसे मान लीजिए ये देने हैं 9, ये देने हैं 8, ये देने हैं 4, ये देने हैं 2, इस तरह से। तो कहने का मेरा मतलब है जब हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो इन 3 चीज़ों पर विशेष फोकस होता है, और उसी के आधार पर हम सही तरीके से नील पत्र तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि नील पत्र के उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं हम इसको। ऐसा तो नहीं कि इसका कोई उपयोग ही ना हो और हम इसमें फालतू का टाइम वेस्ट करते रहते हैं, नहीं। इसका मूल्यांकन प्रक्रिया में नील पत्र का सबसे अधिक योगदान है। इसी के आधार पर हम अपने शिक्षण का, अपने बालकों के अधिगम का, हमारे पढ़ाने की टेक्निक्स का, हमारे सिलेबस का, हमने जो उद्देश्यों का निर्धारण किया देश और समाज के लिए, उनका सबका पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से चलता है। इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाना शिक्षण प्रक्रिया में बहुत जरूरी है। इसके उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है नील पत्र के उद्देश्य। इसे आधार पत्र भी कहते हैं, लिख देता हूं। उद्देश्य पहला, उद्देश्यों की प्राप्ति की जानकारी हेतु जैसा मैं अभी बता रहा था आपको, उद्देश्यों के आधार पर हमें निर्धारित करते हैं कि किस उद्देश्य से कितने प्रश्न लेने हैं और किस उद्देश्य को हमें कितने अंक देने हैं। यह हम प्रश्न पत्र बनाएंगे तब उसमें निर्धारित करेंगे, ताकि हमें यह जानकारी मिल सके कि हमारे किस उद्देश्य की प्राप्ति किस हद तक प्राप्त हुई या नहीं हुई। नहीं हुई
तो उसके रीजन्स हम खोजेंगे, जिसे कहेंगे हम निदानात्मक शिक्षण। यानी बालक की जो समस्या है, बालक की जो बीमारी है, उसकी जांच करेंगे कि भाई किस कारण से बालक नहीं सीख पाया। क्या शिक्षक की पढ़ाने की टेक्निक सही नहीं थी, क्या बालक समय नहीं दे पाता, क्या बालक की मित्रमंडली सही नहीं है, या कोई और कारण है, बालक की समझ में नहीं आ रहा। इन सारी चीज़ों का हम निदान करने के बाद समस्या की जड़ तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद उसका उपचार करना है, जैसे कहेंगे रेमेडियल टीचिंग। फिर हम उसको यहाँ रेमेडियल टीचिंग कराएंगे, जिससे बालक की कठिनाई का जो स्तर है वो सुधर जाए, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति का भी हमें पता लग जाए। दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता का पता लगाना, जो अभी बात कर रहा था मैं। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता का पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्या है, इसका पता हमें ब्लूप्रिंट से चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम बालक का मूल्यांकन करते हैं, जिससे बालक की कठिनाई का पता लगता है, फिर हम उसका उपचार करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे बालक बीमार हो गया, हम उसे लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसके लक्षण पूछेगा, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या नहीं है, फिर उसको वो टेस्ट लिखेगा कि आप ये जांच करवाइए। जांच का रिजल्ट्स देखने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। उसी प्रकार से शिक्षक भी एक डॉक्टर है। कक्षा कक्ष में बालक बीमार हो गया, वो बीमारी है, बालक के अधगम की जो स्तर है वो बहुत लो है, बालक के सीखने की जो क्षमताएं हैं बहुत कम हैं। वो पता करेगा कि ऐसा क्यों है, पता करके कारण पता उसको चल जाएगा। फिर उसके बाद वो उपचार करेगा, जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसको आवश्यकता क्यों हुई या उसको आवश्यकता क्या है, इसका पता हमें आधार पत्रक से चल जाता है। तीसरा है छात्रों को श्रेणियों में विभाजित करने हेतु ये द्व्यर्थक है। श्रेणियों से तात्पर्य जैसे उच्च बुद्धि, सामान्य बुद्धि और निम्न बुद्धि। एक तो ये है। दूसरा क्या है? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। फिर डिक्टेशन मार्क्स, फिर मेरिट मार्क्स। इस तरह से बालकों को श्रेणियों में विभक्त हम परीक्षा के आधार पर ही करते हैं। इसलिए आधार पत्रक हमें इस प्रकार की परीक्षा आयोजित करने के लिए एक मार्गदर्शन देता है, एक आधार तैयार करता है, जिससे हम बालकों को श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे उच्च बुद्धि बालक हैं, यानी 1:3:1। सामान्य शोधों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि हर कक्षा में बालकों का अनुपात ये होता है। इसलिए हम बालकों को जो पढ़ाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस अनुपात में हमारे बालक कक्षा में है। मूल्यांकन प्रश्न पत्र जब तैयार करते हैं इस अनुपात में होना चाहिए। उसी के आधार पर हमें ये डिसाइड करना होगा कि उच्च बुद्धि बालक कौन कौन हैं, सामान्य बुद्धि के बालक कौन कौन हैं और निम्न बुद्धि के बालक कौन कौन हैं। उनमें से फर्स्ट डिवीजन किस किस की आई, सेकंड किसकी आई, थर्ड किसकी आई, और डिक्टेशन मार्क्स वाले बच्चे कितने और मेरिट वाले बच्चे कितने हैं। इस तरह से हम उनको श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं इस आधार पत्रक के आधार पर। नंबर अगला है अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं में
सुधार कर प्रभावोत्पादक प्रभावोत्पादकता का पता करना। यानी आधार पत्रक के आधार पर हमें निर्धारित करते हैं कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है, उसमें सुधार हुआ या नहीं। अर्थात पिछले रिजल्ट के आधार पर हमने डिसाइड किया कि हमारे शिक्षण में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हमने सुधारा, उनके लिए हमें सजेशंस दिए गए, उनके लिए हमने शिक्षण विधियों को चेंज किया, शिक्षण सहायक सामग्रियों को चेंज किया, क्या वो प्रभावी रहीं, इस बात का पता भी हमें इससे चलता है। जांच के आधार पर छात्रों को मार्गदर्शन दिया जा सकता है। यानी हमें पता चल गया मूल्यांकन के आधार पर कि छात्र किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, किस विषय में ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और दूसरे विषयों के प्रति भी हम उसे प्रेरित कर सकते हैं। एक तो यह है, दूसरा हम बालक को एक आधार प्रस्तुत कर सकते हैं मूल्यांकन के आधार पर कि आपको आईआईटी में जाना चाहिए या आपको मेडिकल में जाना चाहिए। इस तरह से हम इस बालक की काउंसलिंग भी इसके माध्यम से मूल्यांकन के आधार पर कर सकते हैं। इसलिए भी मूल्यांकन बहुत जरूरी है। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का पता करना, पता करना, इसका उद्देश्य ये भी है कि हम छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता कर लें कि कौन कौन छात्र किस किस श्रेणी के हैं, किस किस सोच के हैं, सारे उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमें आसानी से पता चल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कक्ष में कुछ बाचाल बालक ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक बात करते हैं, शिक्षक को लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो अंतर्मुखी बालक है वो नहीं बोल रहा है लेकिन पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, तो बगैर मूल्यांकन के ऐसे बालकों का पता लगना संभव नहीं। इसीलिए छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का पता यदि हमें करना है तो हमें मूल्यांकन करना ही होगा। छात्रों की कमजोरियों का पता करना अगला है। पता करना, इसके माध्यम से हमें छात्रों की कमजोरियों का भी पता चल जाएगा कि छात्र किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं या किसी सब्जेक्ट की किस पार्ट्स में जो है ज़्यादा वीक हैं। जैसे सोशल साइंस का जो पार्ट है वो 4-5 सब्जेक्ट से बनकर मिला है, उनमें से किस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर रहे या दूसरे सब्जेक्ट में वो इंटेलिजेंट है तो क्या कारण है, इन बातों का पता भी हमें इसके माध्यम से चल जाता है। और लास्ट है शोध हेतु। यानी कई बार हम अपने शोध के लिए, रिसर्च के लिए भी ऐसी प्रश्नावलियां तैयार करते हैं जिससे बालकों के बारे में हमें पता चल सके कि हमारे बालक कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं। इस तरह से नील पत्र के ये उद्देश्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नील पत्र किस तरह से बनाया जाता है या उसके सोपान क्या हैं। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, ये थोड़ा कठिन कार्य है, इस पर आप गंभीरता से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। नील पत्र निर्माण के सोपान।
पहला सोपान है शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर अंकभार का निर्धारण। अंकभार का निर्धारण, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, यहां एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हमें 4 कॉलम बनाने हैं। नंबर 1 छोटा कॉलम, नंबर 2 थोड़ा बड़ा कॉलम, और नंबर 3 और 4 बराबर के। यह क्रम संख्या। आप लोग इंटर्नशिप में जब गए थे 3rd ईयर के में, तो आप में से किसी ने भी ब्लूप्रिंट नहीं बनाया, लेकिन आप 4th ईयर के में जाएंगे ना, तो आपको ब्लूप्रिंट फिर बनाने पड़ेंगे। इस बार आपको 2 बड़ी डायरियां मिलेंगी और 2 बड़ी डायरियों में 4 ब्लूप्रिंट बनाने हैं। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। मूल्यांकन जब आपकी वार्षिक एग्जाम्स होती है, वार्षिक एग्जाम में 20 नंबर का प्रश्न अकेला ब्लूप्रिंट 20 नंबर का आता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। उद्देश्य, और अंकभार और प्रतिशत। पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक या अवबोधात्मक लिख सकते हो, तीसरा ज्ञानोपयोग या प्रयोग भी लिख सकते हो इसको, और चौथा कौशल। अब बात आती है ये 4 ही क्यों लिखे, 2 क्यों नहीं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, रुचि और आवृत्ति अमापनीय हैं, इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया में उनको कोई स्थान नहीं दिया गया। लेकिन यदि भाषा शिक्षण में आप काम में ले रहे हैं तो रुचि और आवृत्ति का वहाँ योगदान है। इसलिए दोनों विषयों के ब्लूप्रिंट है, उसे बनाते समय इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अंकभार की जब बात करें, जैसे इसको दिए 10, टोटल जो हमने प्रश्न पत्र बना रहे हैं हम लोग, वो मान लीजिए हम बनवा रहे हैं 25 नंबर का बना रहे हैं। चलो यहाँ 25 नंबर लिख दीजिए, आप यहाँ योग लिख दीजिए, ठीक है। इसको 8 नंबर दे रहे हैं, इसको 5 नंबर दे रहे हैं, और इसको 2 नंबर दे रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो हमने वेटेज दिया है वो ज्ञानात्मक दिया है। क्यों? क्योंकि बालक की स्मृति की हमें जांच करनी है, उसके प्रत्यस्मरण का पता करना है, प्रत्यविज्ञान का पता करना है, ज्ञानात्मक अवबोध के माध्यम से बालक की समझ का पता करना है, ज्ञानोपयोग के माध्यम से बालक ने जो सीखा है उसे अपने व्यवहार में प्रयोग किया कि नहीं, अपने भावी जीवन में प्रयोग कर रहा है कि नहीं, उसके माध्यम से उसकी समस्याएं कोई सॉल्व हुई कि नहीं। और चौथा जो है वो कौशलात्मक उद्देश्य है। इसको सबसे कम वेटेज इसलिए दिया जाता है कि इसके माध्यम से बालक में विभिन्न कौशल विकसित करने होते हैं, जैसे चार्ट बनाने का, टेबल बनाने का, मॉडल बनाने का, ऑडियो विजुअल एड बनाने का। तो इस तरह से 25 अंक का मैंने ये लिया है। इसका कोई निर्धारित नियम नहीं है कि हमें 25 का ही लेना है। आप 20 का ले सकते हैं, आप 50 का ले सकते हैं, आप 100 का ले सकते हैं। लेकिन सुविधा की दृष्टि से जब भी आप कोई भी ब्लूप्रिंट बनाएं, उसके अंकभार आप 5 के गुणक में रखना, पूर्णांक, जिसमें 5 का भाग चला जाए। इससे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी परसेंटेज हमें इसकी निकालनी होती है। जैसे 25 अंक हमने टोटल लिए, 25 अंक का 10 नंबर कितने परसेंट हुआ? 40%। अर्थात ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उसको हमने 40% वेटेज दिया। अब इसके माध्यम से जो हमने 4 उद्देश्य लिए हैं, इनसे पता करना है कि जो प्रश्न पत्र तैयार करके हम बालकों का मूल्यांकन ले रहे हैं, इस आधार पर
तब हम कॉपी जांचेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे किस उद्देश्य की प्राप्ति कितनी हुई। इसलिए हम उस शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर ब्लूप्रिंट में अंकों को भार देते हैं। इसका हुआ 32%, 8 चौका 32, इसका हुआ 20% और इसका हुआ 8%। इस तरह से ये टोटल हुआ 100%। ठीक है, इस तरह से शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसमें अंकों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, तब जाकर हमने अपने प्रश्नों का निर्धारण करने का एक आधार मिला। अब दूसरा स्टेप है इसका। पहले स्टेप मतलब यहां से हम शुरुआत करते हैं ब्लूप्रिंट की। पहला सोपान है ये। दूसरा है विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर भी हम इसके इसी तरह से एक टेबल बनाते हैं और उसके अंक भार देते हैं। वही 4 कॉलम इसमें बनेंगे सेम। लेकिन अब अंतर क्या आ गया, पहले उद्देश्यों को हमने वेटेज दिया था, अब हम विषय वस्तु को वेटेज देंगे। विषय वस्तु से तात्पर्य है पाठों को देंगे या विषय को देंगे। अगर हम वार्षिक योजना बना रहे हैं तो हम विषयों को देंगे, अगर हम इकाई योजना बना रहे हैं तो हम पाठों को देंगे। और वही इसका कोई निर्धारित नियम नहीं है कि कितने अंक का लेना है, आप कितने ही अंक का ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप बालकों का जो मूल्यांकन ले रहे हो इकाई का है तो कम अंकों का होगा, और वार्षिक परीक्षा ले रहे हैं तो ज़्यादा अंकों का होगा। जैसे यहाँ क्रम संख्या, यहाँ विषय वस्तु, इस यहाँ पे आएगा अंकभार, और यहाँ प्रतिशत। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने विषय लिया सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सिविक्स वाला चैप्टर आपने ले लिया, तो सिविक्स वाले चैप्टर में कितने पाठ हैं, उन सब पाठों को यहाँ पर हमें लिखना है। 5 है तो 5, 6 है तो 6, और उसके आधार पर हमें यहाँ अंकभार देना है और उनके परसेंटेज निकालनी है। लेकिन मैं यहाँ जो बनाने जा रहा हूँ वो वार्षिक परीक्षा के लिए आधार पत्रक बना रहा हूँ, नीलपत्र बना रहा हूँ, इसलिए इसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स को ही लूँगा। जैसे 5 सब्जेक्टों से मिलकर हमारा सामाजिक विज्ञान विषय बना है, जिसमें नंबर 1 है भूगोल, नंबर 2 इतिहास, नंबर 3 समाजशास्त्र, नंबर 4 राजनीति शास्त्र, नंबर 5 अर्थशास्त्र, ठीक है। इस तरह से ये पांचों जो हमारे सब्जेक्ट इसमें आ गए। मान लीजिए आप इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए और आप पाठों के हिसाब से बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ले रहे हैं राजनीति विज्ञान का ले रहे हैं, तो पहला राजनीति विज्ञान का संप्रत, मान लीजिए ये पाठ हैं आपके। दूसरा संविधान, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा भारत पाक संबंध, पांचवा भारत अमेरिका संबंध, तो इस आधार पर आप ये, जैसे मैंने ये सब्जेक्ट लिए ना, आप चैप्टर्स भी ले सकते हैं किसी विषय विशेष का, ठीक है। और उसी के आधार पर अपन को अंकभार यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे इसको 5 नंबर दिए हमने, ठीक है। हिस्ट्री को 4 नंबर दिए, फिर इसको हमने 7 नंबर दिए, और राजनीति विज्ञान को दिए हमने 4 नंबर,
कितने हो गए 4 5 9 7 16 4 20 और अर्थशास्त्र को दिया हमने 5 नंबर। क्यों? क्योंकि हमने कितने अंक का बनाया था 25 अंक का। यहाँ योग लिखना है। ठीक है, अब वही परसेंटेज इधर निकाल दीजिए। 25 का 5 कितना हुआ बोलिए 20%, और ये 16%, ये 28%, ये 16% और ये 20%। ठीक है, 14 और 26, 4 5 और 2 7 और 3 10, 100% हो गया। इस तरह से विषय वस्तु के आधार पर हमने इसको अंकवार दिया। ये स्टेप हुआ दूसरा। ठीक है, इसी तरह से अब ये हो गया। इसके बाद हम देंगे प्रश्नों के आधार पर। थर्ड स्टेप जो है वो प्रश्नों के आधार पर अंकवार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो मैं आपको अब कल पढ़ाऊंगा। थैंक यू।